ओके, चैप्टर नंबर 18 एक क्वेश्चन था कि विच आर द रीजंस ऑफ प्राइस राइज, जो 4 मार्क का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। और दूसरा एक क्वेश्चन है कि स्टेप्स टू कंट्रोल प्राइस राइज, गवर्नमेंट कौन से ऐसे स्टेप्स लेगी जिससे प्राइजेस विल बी अंडर कंट्रोल। तो दीज आर द स्टेप्स विच विल बी टेकन बाय द गवर्नमेंट। जो सबसे पहला मेजर है दैट इज मॉनिटरी मेजर, सेकेंड है फिस्कल मेजर, थर्ड कंट्रोल ऑन इन्वेस्टमेंट, फोर्थ एडमिनिस्टर्ड प्राइस मेकेनिज्म અને ફિફ્થ છે प्राइस रेगुलेशन एंड राशनिंग। जो सबसे पहला मेजर है दैट इज मॉनिटरी मेजर्स। मॉनिटरी मेजर्स आर टेकन बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मॉनिटरी मेजर्स कौन लेता है? तो मॉनिटरी मेजर्स लेता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फिस्कल मेजर्स में दो चीजें होती है। फिस्कल मेजर्स में एक होता है गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर और दूसरी होती है गवर्नमेंट की इनकम्स। अब गवर्नमेंट की इनकम्स क्या होती है? तो गवर्नमेंट की इनकम्स होती है टैक्सेस, और गवर्नमेंट जो अलग अलग एक्सपेंडिचर्स करती है वो। तो ये दोनों चीजों के ऊपर गवर्नमेंट अलग अलग तरह के मेजर्स लेगी। फिर है कंट्रोल ऑन इन्वेस्टमेंट। कंट्रोल ऑन इन्वेस्टमेंट इज आल्सो टेकन बाय स्टेप टेकन बाय गवर्नमेंट। ये भी गवर्नमेंट ही लेती है और ये भी गवर्नमेंट ही लेती है। तो ये 5 मेजर्स है। फर्स्ट मॉनिटरी मेजर, फिस्कल मेजर्स, कंट्रोल ऑन इन्वेस्टमेंट, एडमिनिस्टर्ड प्राइस मैकेनिज्म અને प्राइस रेगुलेशन અને राशन। क्वेश्चन आपको आ सकता है स्टेप्स टू कंट्रोल प्राइस राइज फॉर 4 मार्क्स। क्वेश्चन છે 4 मार्क्स નો। હવે પહેલો મેજર જોઈએ। फर्स्ट मेजर છે मॉनिटरी मेजर। ओके, तो मॉनिटरी मेजर्स में होगा क्या? तो मॉनिटरी मेजर्स फर्स्ट ऑफ ऑल मॉनिटरी मेजर्स लेता कौन है? तो मॉनिटरी मेजर्स लेता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको अपने बोलेंगे आरबीआई। आपको यहाँ पे फुल फॉर्म लिखना है दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो मॉनिटरी मेजर्स आर टेकन बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू कंट्रोल प्राइस राइज। प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहला मेजर मॉनिटरी मेजर्स, वो कौन लेता है? तो वो लेता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता क्या है? तो जैसे कि आपको पता है कि जितनी भी बैंक्स है सभी बैंकों के ऊपर आती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जैसे आप सब है, आपके ऊपर कौन आते? तो आपके ऊपर आते हैं आपके फादर। वैसे जितनी भी बैंक्स है सभी बैंकों के ऊपर, यानी सभी बैंकों के अब्बा कौन हुए? तो सभी बैंकों के अब्बा हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो सबसे पहला रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करेगा? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंक्रीजेस द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉमर्शियल बैंक। ये क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो रेट ऑफ इंटरेस्ट से कॉमर्शियल बैंकों को पैसा देता है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या करेगा? वो इंक्रीज कर लेगा। इसका मतलब क्या? द रेट एट विच इट लैंड्स द मनी टू द कॉमर्शियल बैंक्स। लैंड्स का मतलब है टू गिव। लैंड का मतलब क्या होता है? टू गिव। यानी जो रेट से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बाकी सारी बैंकों को पैसा देगा, यानी वो फ्री में तो देगा नहीं, तो वो उनके पास से बदले में रिटर्न मांगेगा, जिसको अपने बोलते हैं इंटरेस्ट। तो वो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या कर लेगा? इंक्रीज कर लेगा। जैसे ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कॉमर्शियल बैंकों के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज किया, वैसे ही तुरंत कॉमर्शियल बैंक भी क्या करेगी? तो कॉमर्शियल बैंक ऑल्सो इंक्रीजेस द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन्स। अब ये कॉमर्शियल बैंकों के पास पैसा कहाँ से आता है? तो रिजर्व बैंक के पास से आता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज कर लिया, तो बदले में कॉमर्शियल बैंक भी क्या करेगी? कॉमर्शियल बैंक भी रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज कर लेगी, जो वो लोन के तौर पे किनको देती है? तो आप लोगों को देती है, हमको देती है। जो आप बैंकों के पास से जो लोन लेने जाते हो, वो जो पर्सनल लोन के ऊपर होता है 14%, मोपेड्स ऑटोमोबाइल्स के ऊपर होता है अप्रोक्स 13%, जो अलग अलग तरह के लोन्स आती है, तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन्स पे वो क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो सबसे पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंक्रीज किया रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉमर्शियल बैंक, दैट इज द रेट एट विच इट लैंड्स द मनी टू कॉमर्शियल बैंक। ऑटोमेटिकली उसके नीचे कॉमर्शियल बैंक भी क्या करेगी? तो कॉमर्शियल बैंक ऑल्सो इंक्रीजेस द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन्स, द रेट एट विच इट गिव्स लोन टू द कस्टमर्स। अब जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो कस्टमर्स बैंकों के पास से लोन लेना जाना कम प्रिफर करेंगे।
as the rate of interest increases, the borrowing capacity decreases. जैसे कि आपको पता है कि इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ मनी जो था रीजंस ऑफ प्राइस राइज, जिसमें सबके हाथ में पैसे कब आएंगे, तो उसमें एक रीजन था कि व्हेन देयर इज डिक्रीज इन इंटरेस्ट ऑन लोन्स, बैंक्स जब लोन के ऊपर इंटरेस्ट कम करेगी तो आप बैंकों में लोन लेने जाओगे. पर्सनल लोन है, अलग अलग तरह की जो भी लोन्स है, ट्रैवलिंग लोन्स होती है, गाड़ी की लोन्स होती है, होम लोन्स होती है, क्योंकि भाई बैंक आपके पास से कम इंटरेस्ट ले रही है तो आपके हाथ में आएगा पैसा, आपके हाथ में आएगा पैसा तो आप अलग अलग चीज़ों की डिमांड करोगे. अब यहाँ पे उसका ऑपोजिट हो रहा है. यहाँ पे आरबीआई ने सिंपली वे में क्या किया, तो आरबीआई ने उनकी रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज कर लिया जो कि इनको देते हैं वो लोग कॉमर्शियल बैंक को देते हैं. कॉमर्शियल बैंक ने क्या किया, तो उन्होंने भी उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज कर लिया जो लोन के तौर पे वो कंज्यूमर्स को देते हैं. जैसे ही लोन के ऊपर इंटरेस्ट बढ़ेगा तब कंज्यूमर्स बैंकों के पास से लोन लेना कम प्रिफर करेंगे, यानी लोगों के हाथ में पैसा कम, लोगों के हाथ में पैसा कम तो ऑटोमेटिकली डिमांड कम, डिमांड कम तो ऑटोमेटिकली सभी चीज़ों के प्राइसेस क्या हो जाएंगे, कंट्रोल. तो ये है मॉनिटरी मेजर. अब आगे वाले जो भी पॉइंट्स हैं, फिर जो दूसरा मेजर है वो दूसरा मेजर क्या है, तो इट इंक्रीजेस द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स. डिपॉजिट्स यानी क्या, डिपॉजिट्स यानी आप जो बैंकों में पैसा जमा कराते हो आपके सेविंग्स अकाउंट में, आपकी फिक्स डिपॉजिट में, जिसको एफडी बोलते हैं, यानी अगर आपके बैंक में अकाउंट्स है तो वो क्या हुआ, वो डिपॉजिट्स हुआ. तो अगर आप बैंकों को पैसा देते हो तो बैंक आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या करेगा, ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा. यानी अगर आपको सेविंग्स अकाउंट के ऊपर 4% इंटरेस्ट बैंक दे रही है तो आरबीआई उनको बोलेगी कि भाई आप रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% कर लो. यानी कस्टमर्स को लालच आएगी, आपको, हमको, अपन सब लोगों को क्या आएगी, लालच आएगी कि भाई ये पैसा अगर मैं बैंक को दे दूं तो बैंक मुझे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट देगी, तो बाहर फिजूल खर्च ना करो और ये पैसा मैं कहाँ पे दे दो, बैंकों को दे दो. और ये जो आपका जो एक्स्ट्रा पैसा है जो आप बैंकों में इन्वेस्ट कर रहे हो, ये एक्स्ट्रा पैसा को बोलते हैं सरप्लस फंड. ये जो आपके पास एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ है इसको क्या बोलते हैं, सरप्लस फंड. तो होगा क्या, इट इंक्रीजेस द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स ड्यू टू विच कस्टमर्स इन्वेस्ट देयर सरप्लस फंड्स इनटू द बैंक. आप क्या करोगे, आपके पास जो भी एक्स्ट्रा पैसा है वो सारा पैसा आप बैंकों में जाके जमा कर दोगे, बैंकों में इन्वेस्ट कर दोगे, जिससे क्या होगा, इट डिक्रीजेस द कैपेसिटी टू मेक अननेसेसरी परचेजेस. आपके पास भाई पैसा होगा तो आप अननेसेसरी परचेजेस करोगे, आपके हाथ में पैसा ही नहीं होगा क्योंकि बैंकों ने आपको दी लालच कि भाई लाओ हमारे पास पैसे दे दो, हमको पैसे इन्वेस्ट कर दो हमारे में, हम आपको ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे. तो आप क्या करोगे, वो सारा पैसा आप बैंकों में जाके जमा करोगे, जिससे आप अननेसेसरी परचेज नहीं कर सकोगे. आप अननेसेसरी परचेज नहीं करोगे तो डिमांड डिक्रीजेस तो ऑटोमेटिकली प्राइसेस विल बी अंडर कंट्रोल एंड प्राइसेस आल्सो डिक्रीजेस. तो ये पूरा है मॉनिटरी मेजर. देखो मॉनिटरी मेजर के अंदर टोटली 4 चीज़ है, 4 चीज़. सबसे पहला, इट इंक्रीजेस द रेट ऑफ इंटरेस्ट. यहाँ पे भी इंटरेस्ट इंक्रीज करेगा, यहाँ पे भी इंटरेस्ट इंक्रीज करेगा और यहाँ पे भी इंटरेस्ट इंक्रीज करेगा. वो 3 बार रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज करेगा. ये कौन सा वाला इंटरेस्ट, द इंटरेस्ट एट विच आरबीआई गिव्स मनी टू कॉमर्शियल बैंक. बराबर, आरबीआई जो रेट ऑफ इंटरेस्ट से कॉमर्शियल बैंकों को पैसा देता है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, इंक्रीज. दूसरा रेट ऑफ इंटरेस्ट कौन सा है, तो ये वो वाला इंटरेस्ट रेट है जो कॉमर्शियल बैंक पैसा देती है, किन को, उसके कस्टमर्स को. बराबर. और ये वाला इंटरेस्ट कौन सा है, तो ये वाला इंटरेस्ट होता है डिपॉजिट्स पे. डिपॉजिट्स के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, इंक्रीज. ये रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होगा तो क्या होगा, तो कस्टमर्स इन्वेस्ट their surplus funds. Customer invest their surplus funds into the bank.
जिससे क्या होगा, जिससे बोरोइंग या जिससे अननेसेसरी परचेजेस करने की जो कैपेसिटी है वो कैपेसिटी रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है। आपका सारा पैसा किसके पास है? बैंक के पास है। क्यों बैंक के पास है? क्योंकि बैंक आपको ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रही है। और एक है फाइनल, ये 3 चीज बढ़ाई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और एक चीज बढ़ाई, और वो चीज क्या है? तो वो चीज है CRR. What is CRR? CRR stands for cash reserve ratio. CRR क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो। अब आपको इसको एकदम नॉर्मल डे टू डे लाइफ में एक्सप्लेन करो तो भाई आप हो बराबर, ये आपके फादर है, सन या तो डॉटर, અને આ છે ભાઈ फादर। अब आप आगे जाके कमाओगे, मंथली कुछ भी आप कमाओगे, जॉब करोगे या तो बिजनेस करोगे या तो जो भी चीज आप कर रहे हो, तो फॉर एन एग्जांपल आपकी 30,000 रुपीज आपकी इनकम है मंथली, 30,000 रुपीज आपकी इनकम है। तो पप्पा તમને કહેશે કે ભાઈ તું જેટલા પણ કમાતો હોય, 30,000 કમાતો હોય, 40,000 કમાતો હોય, 50,000 કમાતો હોય કે લાખ કમાતો હોય, મને હર મહિને તને ઘર ખર્ચના વાસ્તે 20,000 રૂપિયા આપવા પડશે, બરાબર? કમ્પલસરી તમને હર મહિને કેટલા રૂપિયા આપવા પડશે? હવે તમારા પપ્પા પડશે કે તમારા પાસે કેટલા માંગે છે, હવે એ પૈસા તમે ઘરમાં આપીને તમે છૂટા, પપ્પા મમ્મી હવે 20,000 રૂપિયાનો શું કરે છે તેનું તમને કઈ લેવા દેવા નથી। तो ऐसा ही एक चीज होती है आरबीआई और कॉमर्शियल बैंक। तो यहाँ पे जो ये छोटी छोटी बैंक है, ये छोटे छोटे जो लोग हैं, इनको आपको बोलना है कि ये लोग कौन है? ये लोग है कॉमर्शियल बैंक। ये लोग कौन है? ये कॉमर्शियल बैंक। और सभी बैंकों का अब्बा कौन है? तो सभी बैंकों का अब्बा है, सभी बैंकों का पापा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो बैंकों के पास, कॉमर्शियल बैंकों के पास जितने भी पैसे आते हैं, जितने भी डिपॉजिट्स आते हैं, वो डिपॉजिट्स में से कुछ परसेंटेज उनको देने पड़ते हैं आरबीआई को, वो कंपलसरी है। अब उसको क्यों देने हैं, किस लिए देने हैं, वो कोई क्वेश्चंस अराइज होने नहीं चाहिए। आप रिजर्व बैंक के अंदर अगर आपको काम करना है, ऑब्वियस एज अ बैंक, एज अ फाइनेंशियल कोई भी फर्म हो, उसको रिजर्व बैंक के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने ही पड़ेंगे। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को हर एक बैंकों को देना होगा ये, दैट इज कैश रिजर्व रेशियो। अब नॉर्मली कैश रिजर्व रेशियो होता है 4% to 4.5%, 4% to 4.5%। बट जब सारी चीजों के प्राइसेस बढ़ जाएंगे और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को खुद के पास ज्यादा पैसे रखने, ना कि वो मार्केट में ज्यादा पैसे रखेगा, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करेगा? सभी कॉमर्शियल बैंकों को बोलेगा कि भाई अब तक आप मुझे 4% दे देते, अब से आपको मुझे 6% का कैश रिजर्व रेशियो देना है। तो जैसे ही ये कैश रिजर्व रेशियो बढ़ेगा तो अवेलेबल फंड्स विथ कॉमर्शियल बैंक, अवेलेबल फंड विथ कॉमर्शियल बैंक डिक्रीजेस। बैंकों के पास जो भी अवेलेबल फंड्स होगा, वो अवेलेबल फंड क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। यानी अब बैंक वो पैसा दूसरी सारी इंडस्ट्रीज में कम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि भाई बैंकों के पास भी अब पैसा नहीं है। बैंकों के पास से पैसा किसने ले लिया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ले लिया। तो आप देखोगे तो सबसे पहले तो उन्होंने कस्टमर्स को लालच दी, भाई आपके पास ज्यादा पैसा है, अब हमको दे दो, डिपॉजिट्स में डाल दो, तो हम आपको ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे। तो सभी कस्टमर्स से उनके एक्स्ट्रा पैसे, सरप्लस फंड दे दिए कॉमर्शियल बैंक को। अब कॉमर्शियल बैंक के पास ज्यादा पैसे आ गए, तो कॉमर्शियल बैंकों के ऊपर कंट्रोल किसने किया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बोला कि चल भाई तेरे पास इतने ज्यादा पैसे आ गए, अब इसमें से कैश रिजर्व रेशियो मैं बढ़ा रहा हूँ, 4% देता था अब तक तू, अब मुझे तू 6% देगा। तो अब से सभी बैंकों को 6% कैश रिजर्व रेशियो किसको देना है? कॉमर्शियल बैंक को। और ये कैश रिजर्व रेशियो होता क्या है? तो कैश रिजर्व रेशियो इज अ रेशियो, CRR, cash reserve ratio, a ratio which is
be maintained between commercial bank and Reserve Bank of India. Cash reserve ratio is a ratio which is to be maintained between commercial bank and Reserve Bank of India. तो ये था पूरा मॉनिटरी मेजर. 4 चीज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंक्रीज करेगी. सबसे पहला वो इंक्रीज करेगी रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच इट लैंड्स द मनी टू द कॉमर्शियल बैंक. कॉमर्शियल बैंक ऑल्सो इंक्रीजेस द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन्स, दैट इज द इंटरेस्ट ऑन विच इट टेक्स फ्रॉम इट्स कस्टमर्स. जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा, एज द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन इंक्रीजेस, द बोरोइंग कैपेसिटी डिक्रीजेस. यानी लोग बैंकों में पैसा लेना जाना कम प्रिफर करेंगे. कौन सा वाला पैसा? लोन वाला पैसा. उसके बाद तीसरा, इट इंक्रीजेस द इंटरेस्ट रेट ऑन डिपॉजिट्स. डिपॉजिट्स के ऊपर वो क्या करेगा? इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करेगा. एज द रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीजेस, consumers invest their surplus funds into the bank, which decreases purchasing capacity, and the demands of goods decreases, and also the prices decreases. And lastly, it increases cash reserve ratio. The cash reserve ratio is a ratio which is to be maintained between commercial bank and Reserve Bank of India. ये था आपका मॉनिटरी मेजर. ओके, तो सेकेंड जो मेजर है, सेकेंड मेजर इज अ फिस्कल मेजर. सेकेंड मेजर का क्या नाम है? फिस्कल मेजर. फिस्कल मेजर मैंने आपको बताया कि 2 चीजों के ऊपर होगा. एक एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट और दूसरा इनकम ऑफ गवर्नमेंट. ये 2 चीजों के ऊपर गवर्नमेंट अलग अलग तरह के मेजर्स लेगी. अब फर्स्ट, फिस्कल मेजर इज टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. फिस्कल मेजर कौन लेता है? तो फिस्कल मेजर इज टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसमें गवर्नमेंट 2 चीजें करेगी. फर्स्ट, गवर्नमेंट उसके सभी तरह के एक्सपेंडिचर्स कम कर लेगी, और दूसरा, गवर्नमेंट उनकी सभी तरह की इनकम को ज्यादा कर लेगी. अब एक्सपेंसेस यानी कौन से तरह के एक्सपेंसेस? तो गवर्नमेंट reduces or decreases its expenditure such as public expenditure, heavy expenditure and wasteful expenditure. 3 तरह के एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट क्या करेगी? तो ये 3 तरह के एक्सपेंडिचर्स गवर्नमेंट रिड्यूस कर लेगी, डिक्रीज कर लेगी. सेकेंड, टैक्सेस के अंदर क्या करेगी? तो गवर्नमेंट इंक्रीजेस एग्जिस्टिंग टैक्सेस. जो ऑलरेडी टैक्सेस है वो टैक्सेस को क्या कर लेगी? गवर्नमेंट इंक्रीज करेगी. तो गवर्नमेंट इंक्रीजेस एग्जिस्टिंग टैक्स और लेवाई न्यू टैक्स. लेवाई यानी क्या? लेवाई यानी इंट्रोड्यूस. लेवाई का आप लिख सकते हो इंट्रोड्यूस. तो गवर्नमेंट या तो एग्जिस्टिंग टैक्स, जो ऑलरेडी जो कम्युनिटी के ऊपर गवर्नमेंट टैक्सेस लागू किया है वो टैक्सेस को बढ़ा देगी, या तो जो प्रोडक्ट के ऊपर टैक्सेस ही नहीं है तो उसको गवर्नमेंट क्या करेगी? नए टैक्सेस इंट्रोड्यूस करेगी. अब जैसे ही टैक्सेस बढ़ेगी तो लोग वो प्रोडक्ट परचेस करना कम प्रेफर करेंगे, और अगर वो प्रोडक्ट लोग परचेस भी कर रहे हैं तो लोगों को ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को. क्लियर हो कि नहीं? तो गवर्नमेंट इंक्रीजेस एग्जिस्टिंग टैक्सेस और लेवाई न्यू टैक्सेस विच डिक्रीजेस कैपेसिटी टू मेक परचेस. जो क्या करेगा? वो डिक्रीज करेगा कैपेसिटी टू मेक अ परचेस. यानी ज्यादातर गवर्नमेंट टैक्सेस कमोडिटीज, कौन सी वाली कमोडिटीज? लग्जरियस कमोडिटीज. जो भी लग्जरियस कमोडिटीज होती है उसके ऊपर गवर्नमेंट टैक्सेस भरा देती है. यानी वो चीज है, लोग जब भी परचेस करेंगे तो गवर्नमेंट को ज्यादा टैक्सेस देना पड़ेगा. तो यहाँ पे फिस्कल मेजर में 2 तरह की चीज है. एक, गवर्नमेंट उनके सभी तरह के एक्सपेंडिचर रिड्यूस कर लेगी, और एक, गवर्नमेंट सभी प्रोडक्ट्स के ऊपर, कमोडिटी के ऊपर लेवल ऑफ टैक्स इंक्रीज कर लेगी, या तो उनके ऊपर नए टैक्सेस लगाएगी. इससे क्या होगा? तो इससे डिक्रीज होगी कैपेसिटी टू मेक परचेस. तो ये आपका दूसरा मेजर, दैट इज फिस्कल मेजर टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. थर्ड मेजर है कंट्रोल ऑन इन्वेस्टमेंट. थर्ड मेजर कंट्रोल ऑन इन्वेस्टमेंट. जो भी मेजर्स थे, आप पहला मेजर मॉनिटरी जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लेती है, जिसमें वो 4 इंटरेस्ट. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनिटरी मेजर के बाद दूसरा मेजर आएगा फिस्कल. फिस्कल में 2 तरह के मेजर्स, एक लेवल ऑफ एग्जिस्टिंग टैक्सेस
और दूसरा डिक्रीज इन एक्सपेंडिचर। तीसरा है कंट्रोल ऑन इन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट क्या करेगी, उनके इन्वेस्टमेंट के ऊपर कंट्रोल करेगी, जिसमें गवर्नमेंट सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेगी दो तरह के इंडस्ट्रीज में, एक एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री और दूसरी कंज्यूमर कमोडिटी इंडस्ट्रीज। दो तरह की इंडस्ट्रीज में गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट ज्यादा करेगी। तो गवर्नमेंट इंक्रीजेस द इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री एंड कंज्यूमर कमोडिटी इंडस्ट्री। कौन सी वाली इंडस्ट्री? कंज्यूमर कमोडिटी इंडस्ट्रीज। अब ये दो इंडस्ट्रीज में गवर्नमेंट जैसे इन्वेस्टमेंट करेगी तो ये दो इंडस्ट्रीज जो भी चीज मैन्युफैक्चर कर रही है, जो भी चीज प्रोड्यूस कर रही है, वो चीजों का सप्लाई बढ़ेगा। तो thereby it increases the supply of food grains and consumer goods। देखो, दो चीजों में गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट किया तो ये दो चीजों का सप्लाई बढ़ेगा। एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट किया तो फूड ग्रेन का सप्लाई बढ़ा, कंज्यूमर कमोडिटी इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट किया तो कंज्यूमर गुड्स का सप्लाई बढ़ा। और ये दोनों गुड्स आप चेक करोगे तो दोनों गुड्स सबसे एसेंशियल वाले गुड्स है, डे टू डे लाइफ के अंदर यूजफुल होने वाली दोनों गुड्स है, एक फूड ग्रेन्स और एक कंज्यूमर कमोडिटीज। और लास्ट में गवर्नमेंट क्या करेगी, तो गवर्नमेंट रिड्यूसेस स्पेक्यूलेटिव इन्वेस्टमेंट। कौन सा तरह का इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट कम करेगी? स्पेक्यूलेटिव इन्वेस्टमेंट। स्पेक्यूलेटिव इन्वेस्टमेंट यानी इन्वेस्टमेंट जो रिस्की हो सकता है। कौन सा वाला इन्वेस्टमेंट? रिस्की वाला इन्वेस्टमेंट। स्पेक्यूलेटिव इन्वेस्टमेंट जनरली कोई इंडस्ट्री के अंदर गवर्नमेंट इन्वेस्ट करेगी, कोई प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करेगी, तो ऐसे सारे इन्वेस्टमेंट क्या करेगी गवर्नमेंट? कम। और ज्यादा इन्वेस्टमेंट दो तरह के इंडस्ट्रीज में करेगी, एक कंज्यूमर इंडस्ट्रीज और दूसरी एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीज। अब ये दो चीजों में इन्वेस्टमेंट करेगी तो ये दो चीजों का सप्लाई बढ़ेगा। तो इट इंक्रीजेस द सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन्स एंड ऑल्सो इंक्रीजेस द सप्लाई ऑफ कंज्यूमर गुड्स। और तीसरा वो क्या नहीं करेगी, तो इट रिड्यूसेस द इन्वेस्टमेंट और इट रिड्यूसेस स्पेक्यूलेटिव इन्वेस्टमेंट। कौन सा इन्वेस्टमेंट? स्पेक्यूलेटिव इन्वेस्टमेंट डिक्रीज करेगी। तो ये आपका हुआ तीसरा, दैट इज कंट्रोल ऑन इन्वेस्टमेंट। ओके, और जो लास्ट वाला स्टेप है एडमिनिस्टर्ड प्राइस मैकेनिज्म। एडमिनिस्टर्ड प्राइस मैकेनिज्म में होगा क्या, तो एडमिनिस्ट्रेड प्राइस मैकेनिज्म में गवर्नमेंट ने सभी ट्रेडर्स और मैन्युफैक्चरर के लिए एक चीज कंपलसरी की कि भाई आप जो भी चीज बना रहे हो या तो जो भी चीज सेल कर रहे हो तो उसके ऊपर आपको एमआरपी मेंशन करना है। एमआरपी यानी क्या? एमआरपी यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस, जो हर प्रोडक्ट के ऊपर होनी जरूरी है। और एमआरपी के अंदर गवर्नमेंट के सारे टैक्सेस आ जाते हैं, आपको कोई एमआरपी के ऊपर कोई टैक्सेस पे करने की जरूरत नहीं है। तो सभी ट्रेडर्स और मैन्युफैक्चरर्स के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने किया कंपलसरी। गवर्नमेंट मेड कंपलसरी फॉर ऑल द ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स टू प्रिंट एमआरपी, दैट इज मैक्सिमम रिटेल प्राइस ऑन देयर प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस। सभी तरह के टैक्सेस उसके अंदर आ जाएंगे, आपको उसके ऊपर एक भी रुपया चुकाना नहीं। अगर वो आपके ऊपर एक भी रुपया मांग रहा है तो वो चीज का उसको बोलो कि बिल दे, और वो बिल आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हो कोई भी तरह के कोर्ट्स में, जो आपके पास वो तीन तरह के कोर्ट्स है वहाँ पे, डिस्ट्रिक्ट, तालुका, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। तो कोई भी आपको एमआरपी के ऊपर पैसे देने की जरूरत नहीं है। एमआरपी के अंदर उसका प्रॉफिट भी आ गया और गवर्नमेंट के टैक्सेस भी आ गए। तो एक पहली चीज एडमिनिस्ट्रेड प्राइस मैकेनिज्म है, जिसमें गवर्नमेंट ने सभी ट्रेडर्स और मैन्युफैक्चरर के ऊपर कंपलसरी किया टू प्रिंट एमआरपी, दैट इज मैक्सिमम रिटेल प्राइस ऑन देयर प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग ऑल द गवर्नमेंट टैक्सेस। दूसरी चीज, एक एक्ट आया था कमोडिटीज एक्ट 1955। 1955 में कमोडिटीज एक्ट आया था, जो एक्ट ने सभी ट्रेडर और मैन्युफैक्चरर को कंपलसरी किया दैट दे हैव टू मेंटेन स्टॉक रजिस्ट्रार्स। जितने भी ट्रेडर्स हो, जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हो, शॉपकीपर हो, कोई भी पर्सन हो, अगर आप कोई चीज परचेज करना, सेल करना, परचेज करना, सेल करना, अगर आपकी ऐसा कोई बिजनेस है तो आपको स्टॉक रजिस्ट्रार्स मेंटेन करने पड़ेंगे। और स्टॉक रजिस्ट्रार्स यानी क्या कि आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट, आपके फादर की शॉप हो या तो कोई भी शॉप हो, तो उसमें आपके फादर लिखते होंगे कि भाई मैंने ये चीज़ इतने रुपए में परचेज की, तो आपने कितने रुपए का परचेज किया, एक वो वाली बुक, और दूसरी बुक आपकी सेल की बुक, जिसमें आप सारी चीज़ें कस्टमर को जो बेच रहे हो उसका आप हिसाब रख रहे हो। तो आपको मेंटेन करना है स्टॉक रजिस्ट्रार्स।
any disparity between actual stock and the stock maintained or mentioned in registrar attracts punishment. दो तरह के स्टॉक, एक एक्चुअल स्टॉक और एक स्टॉक मेंशन्ड इन द रजिस्ट्रार्स। अब आपको ये चीज मैं समझाऊं, जो एक एक्चुअल स्टॉक, बराबर, एक एक्चुअल स्टॉक અને બીજો એ લોકોએ કીધો કે સ્ટોક મેન્શન્ડ, स्टॉक मेंशन इन रजिस्ट्रार। अब एक्चुअल स्टॉक यानी क्या? एक्चुअल स्टॉक यानी ऐसा स्टॉक जो आपको दिख रहा हो। फॉर एग्जांपल, अगर मेरी एसी की दुकान है, बराबर, एसी की दुकान है तो मैं 100 एसी परचेस करेला છે, बराबर, 100 एसी मैं परचेस करेला છે। अब 100 एसी की मैं प्राइस गिनूं तो भाई एक एसी 20,000 रुपए का है, तो मल्टीप्लाई करो तो एक 20, बराबर, અને એક 2 આટલા રૂપિયાનો મારો માલ થયો। ટોટલ મારો માલ કેટલાનો થયો? તો અપ્રોક્સ ટોટલ મારો માલ 20 लाख रुपयाનો માલ થયો। यानी ये चीज मैं मेरी बुक में मेंशन करूंगा कि भाई एसी परचेस 100 एसी परचेस किए एट द रेट ऑफ 20,000, यानी टोटल मेरा माल हुआ 20 लाख रुपए का। तो अब जब भी कोई भी पर्सन, या तो अगर जो भी गवर्नमेंट की तरफ से जो भी फाइनेंस वाले रेड निकालने आते हैं, तो आपकी शॉप में 100 एसीज होने चाहिए, जो है एक्चुअल स्टॉक। एक्चुअल स्टॉक यानी ऐसा स्टॉक जो आपकी शॉप के अंदर दिखना चाहिए कि भाई हाँ 100 एसी है, अगर 50 एसी है तो लाओ भाई, बाकी 50 एसी के हिसाब लाओ। तो आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा कि भाई मैंने 2 एसी इसको बेचे हैं, यानी आपने सेल किए हैं, आपने इतने एसी किनको सेल किए, यानी बाकी के जो 50 एसी है वो 50 एसी का सेल आपको दिखाना पड़ेगा। और वो आपके फादर जब एसी सेल करना स्टार्ट किया होगा तब उन्होंने मेंशन किया ही होगा कि भाई इतने एसी इसको बेचे, इतने एसी इसको बेचे, इतने एसी इसके बेचे। पर अगर आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सिर्फ 40 एसी का ही हिसाब है कि भाई आपकी शॉप में 50 एसी दिख रहे हैं और 40 एसी बेचे हैं, तो भाई बाकी के 10 एसी कहाँ गए? तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने वो 10 एसी विदाउट बिल आपने वो 10 एसी बेच दिए, जिसका आप टैक्स गवर्नमेंट को देने वाले नहीं हो। यानी आपने क्या किया? आपने टैक्स की चोरी की। और अगर आपका ऐसा फाउंड हुआ कि आपका एक्चुअल स्टॉक और स्टॉक मेंटेन इन द रजिस्ट्रार दोनों सेम नहीं है, दोनों में डिस्पैरिटी है, तो इट अट्रैक्ट्स पनिशमेंट। और गवर्नमेंट क्या कर सकती है? तो गवर्नमेंट आपका वो सारा माल जब्त कर सकती है। तो ये है एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइस मैकेनिज्म। देखो, एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइस मैकेनिज्म में दो चीजें हैं। फर्स्ट, गवर्नमेंट मेड कंपल्सरी फॉर ऑल द ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स टू प्रिंट एमआरपी। एमआरपी यानी क्या? एमआरपी यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस ऑन देयर प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस। सभी तरह के टैक्सेस उसमें आ जाएंगे। देन Commodities Act 1955 lays down that every trader and manufacturer have to maintain stock register। हर एक ट्रेडर और मैन्युफैक्चरर को प्रिंट करना है एमआरपी, और हर एक मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर को मेंटेन करने हैं स्टॉक रजिस्ट्रार्स। और एक चीज, एनी डिस्पैरिटी बिटवीन एक्चुअल स्टॉक एंड स्टॉक मेंशन्ड इन द रजिस्ट्रार, अगर ये दोनों स्टॉक्स में डिस्पैरिटी है तो इट अट्रैक्ट्स पनिशमेंट। क्या करेगा? ये अट्रैक्ट करेगा पनिशमेंट। तो जो आपको भले स्टेप्स टू कंट्रोल प्राइस राइज में 5 लिखने हैं, आपको भले बोला है कि भाई आपको 5 लिखने हैं, ये आपके स्टेप्स टू कंट्रोल प्राइस राइज। आप यहाँ पे 5 लिखोगे, ये पांचों 5 लिखे। अब उसमें से आपके जो भी फेवरेट है तो वो आप कोई भी 3 उनको एक्सप्लेन करके दे दो। तो मैं તમને 4 परफेक्टली एक्सप्लेन करेला છે, खाली एक प्राइस रेगुलेशन है, राशनिंग नहीं करो। तो भले आप यहाँ पे लिखोगे पर आपको वहाँ पे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि 4 मार्क का आंसर है। आप ये 3 एक्सप्लेन करोगे उतना ही आप उसके अंदर ही आपका मोर देन 3 पेजेस कंप्लीट हो जाएगा, 2.5 या तो 3 पेजेस। तो आपको ये 3 परफेक्टली समझ लेना, और मैंने चौथा आपको एक्स्ट्रा में एक्सप्लेन कर लिया ताकि आप कोई भूल जाओ तो आप वो लिख सकते हो। तो ये आपका पूरा आंसर है, स्टेप्स टेकन टू कंट्रोल प्राइस राइज।